हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती 2.0 पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, इस पर हम आज 50 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट को बहुत ही बेहतर से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। तो परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रियाविधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। मतलब जो क्रियात्मक शोध है इसमें परिकल्पना शब्द है। जो परिकल्पना का क्या अर्थ है? परिकल्पना का अर्थ होता है कि जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है उसे हम परिकल्पना कहते हैं। मतलब कोई भी समस्या है क्रियात्मक शोध में तो जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है उसे हम परिकल्पना कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं। मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? तो इसका उत्तर है कौशलात्मक पक्ष से। कौशलात्मक पक्ष से मतलब जो कौशलात्मक पक्ष होता है इसको क्रियात्मक पक्ष भी कहते हैं। मुख्यतः ये मांसपेशियां एवं आंगिक जो मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियों से संबंधित है। कौन सा? ये कौशलात्मक पक्ष जो किसी कार्य के करने में शरीर के अंगों की दक्षतापूर्ण कुशल संचालन के भाव को लेकर है। यह कौशल आधारित मूल्यांकन है। इसके द्वारा बच्चों के अंदर शारीरिक श्रम के प्रति भावनात्मक प्रेम का मूल्यांकन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? कौशलात्मक पक्ष से। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा है कि मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठ पोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में मदद देना आदि है। मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है? कि अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन आदि में मदद देना क्या है मूल्यांकन का लक्ष्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है आपका कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है। उपचारात्मक शब्द ही समझना, यहाँ पर प्रश्न को बहुत ही बेहतर से समझने की कोशिश करना। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने हेतु किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। जो छात्रों की यदि त्रुटि ज्ञात हो जाए तो उन्हें दूर करने हेतु किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। क्रियात्मक शोध के अगला प्रश्न, क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण से आपका क्या आशय है? तो क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण में शोधकर्ता निम्न प्रकार से विश्लेषण करता है। पहला तो है कि शोध से पूर्व की स्थिति, दूसरा है शोध के बाद की स्थिति। पहला कौन सा है? शोध के पूर्व की स्थिति और दूसरा शोध के बाद की स्थिति। तो उपर्युक्त दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि समस्या का समाधान कहाँ तक हुआ है। अवलोकन क्या है? अवलोकन क्या है? अवलोकन क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। जो अवलोकन है क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना अवलोकन है। मतलब अवलोकन का मतलब यही है कि समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी, मतलब कौन सी समस्या है
उसकी जो जानकारी है, विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना क्या है? अवलोकन है। अगला प्रश्न है कि प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं? प्रश्नावली क्या है कि प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रश्न कर प्राप्त कर सकता है। मतलब प्रश्नावली जो है क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। प्रश्नावली क्या है? क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु, जो समस्या निदान कर रहा है उसे हम शोधकर्ता कहते हैं। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न कर प्राप्त कर सकता है। अगर क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न किया जाए, तो उससे विभिन्न जानकारी प्राप्त हो सकती है, उस समस्या के समाधान हेतु जो उपयोगी सिद्ध होगी। चलिए, आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कब लागू हुआ? सतत जो शब्द है इसका अर्थ है निरंतर चलने वाला। सतत का मतलब निरंतर चलने वाला। निरंतर चलने वाला तथा व्यापक मूल्यांकन कब लागू हुआ? तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन वर्ष 2009 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2009 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि युग्म मूल्यांकन से क्या समझते हैं? युग्म मूल्यांकन क्या होता है कि युग्म मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्न आते हैं। इसमें दो समूहों में शब्द जोड़ दिए जाते हैं, बच्चों से सही जोड़े बनवाए जाते हैं। जैसे कभी आपने पढ़ा हो का और खा, इधर मान लीजिए भारत और इधर दे दिया, इसकी जैसे राजधानी दी जाए, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए कोलंबो और इधर लिख दिया जाए श्रीलंका और इधर लिख दिया जाए दिल्ली। तो इस प्रकार मिलान की भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली में। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? इधर कोलंबो। इस प्रकार से जो मिलान किए जाते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? युग्म मूल्यांकन। मतलब दो समूहों में शब्द जोड़ दिए रहते हैं, बच्चों से सही जोड़े बनवाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं युग्म मूल्यांकन। चलिए, अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या है? क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण जो होता है निष्कर्ष, इसका अर्थ हुआ परिणाम। अंतिम चरण तो वही होगा जब निष्कर्ष या परिणाम, रिजल्ट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्ट। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष अर्थात परिणाम होता है। अगला प्रश्न है कि साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? साक्षात्कार यह क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है साक्षात्कार। यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। इस विधि में शोधकर्ता एवं साक्षात्कारदाता आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। मतलब जो शोधकर्ता जो मतलब रिजल्ट देने वाला है वो, और साक्षात्कारदाता जो साक्षात्कार दे रहा है, वो क्या करते हैं? आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? साक्षात्कार। चलिए, आगे प्रश्न देखते हैं कि न्यायादर्श अर्थात सैंपल की विशेषताएं बताइए। तो न्यायादर्श का आकार पर्याप्त होना चाहिए। न्यायादर्श अर्थात सैंपल का आकार पर्याप्त होनी चाहिए, ये सैंपल की विशेषता है। नंबर 2 कि न्यायादर्श का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, वरना इससे प्राप्त परिणाम भ्रामक होते हैं। तो न्यायादर्श की ये विशेषता है कि उसका चयन इस प्रकार से किया जाता है कि वह जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, वरना इससे क्या हो सकता है? प्राप्त परिणाम भ्रामक हो सकते हैं। चलिए, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? तो जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, जब शैक्षिक मूल्यांकन होता है तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाती है। जैसे विद्यालय के ग्रेडिंग सिस्टम के बिंदु अंक, भौतिक परिवेश से कितने 5 अंक, सामुदायिक सहभागिता 5 अंक, नामांकन एवं उपस्थित 15 अंक, शिक्षण का स्तर 20 अंक, सत्य परीक्षा के आधार पर 55 अंक, छात्रों का शैक्षिक स्तर 100 अंक।
तो आप यहाँ पर और इससे विस्तृत बात चर्चा करते हैं इस पर कि जो मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करना, इसका मतलब है अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान करना। जैसे ग्रेड अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसके या अक्षरों ABCDEFGH आदि हो सकते हैं, ये ग्रेडिंग अंक। मतलब ये है कि यदि एक या ए ग्रेड देनी है, तो जैसे 90% से ऊपर प्राप्तांक है, 90% से ऊपर प्राप्तांक का परिचायक किसी परीक्षा में माना गया है, तो उसे 90% से अधिक प्राप्तांक वाले को ए ग्रेड दिया जाएगा, उससे नीचे वाले को बी दिया जाएगा। ये क्या होता है? ग्रेडिंग सिस्टम। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। अगला प्रश्न है, छात्र प्रोफाइल क्या है? छात्र प्रोफाइल क्या है? तो छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है जिसके माध्यम से बच्चों की प्रगति, विद्यालय के वातावरण से उनका समायोजन, उसके विकास की गति तथा दिशा का ज्ञान उपलब्ध होता है। किससे? छात्र प्रोफाइल से। बायोडाटा, जो छात्र का बायोडाटा है उससे क्या पता चलता है? जिसके माध्यम से बच्चों की प्रगति, बच्चों के वातावरण से उनका समायोजन, उसके विकास की गति तथा दिशा का ज्ञान उपलब्ध होता है। चलिए, मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षाएं होती हैं? जो बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है उसमें कितनी परीक्षाएं होती हैं? उसमें 3 परीक्षाएं होती हैं। एक तो सत्रीय परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा। चलिए, यदि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक व अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने में भैया कंजूसी मत करिएगा, लाइक कर दीजिए। इससे क्या होता है? हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। फिर वही क्वेश्चन कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। मूल्यांकन का मतलब क्या है कि उससे यह हम निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं। आगे प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं बताइए। क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं बताइए। तो क्रियात्मक शोध की पहली विशेषता है कि शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है, मतलब अनुभव विहीन होती है। जो शोध की समस्या होती है वो अनुभव विहीन होती है। दूसरा ये है कि यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। आगे प्रश्न बनता है आपका कि नवाचार से आप क्या समझते हैं? नवाचार या शिक्षा में नवाचार का क्या अर्थ है, अथवा शिक्षा में नवाचार से क्या आशय है? नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना। नवाचार का मतलब क्या है? या तो किसी नए कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना क्या कहलाता है? नवाचार। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जा रहा है। या तो नया कोई कार्य करिए या फिर किसी कार्य को नए ढंग से करिए, तो क्या कहलाता है? नवाचार। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। क्रियात्मक शोध का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से समाधान का प्रयास खुद उनके द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक शोध का एक व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से समाधान का प्रयास खुद उनके द्वारा किया जाता है। तो अगला प्रश्न है कि अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। अच्छे प्रश्न कौन कौन से होते हैं? अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं हैं: प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक अर्थात अलग हो, वह विचारोत्तेजक हो, प्रश्न दुविधा न उत्पन्न करें,
प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनमें क्रमबद्धता हो इत्यादि। तो अच्छे प्रश्न की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो, वह विचारोत्तेजक हो, प्रश्न दुविधा ना उत्पन्न करें, प्रश्न छात्र के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उनमें क्रमबद्धता हो। ये अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं होती हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं? तो कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान तथा समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबद्ध करने, पाठ की पुनरावृत्ति करने, नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि हेतु किए जाते हैं। मतलब जो कक्षा में प्रश्न किए जाते हैं विद्यार्थियों के विषय में रुचि जागृत करने के लिए किए जाते हैं, विषय के ज्ञान तथा समझ की परीक्षा लेने के लिए किए जाते हैं, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबद्ध करने के लिए किए जाते हैं, पाठ की पुनरावृत्ति करने, नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि किए जाते हैं कक्षा में प्रश्न। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं कि परिकल्पना से क्या आशय है। परिकल्पना क्या है? शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। शोध की जो समस्या है उसका प्रस्तावित उत्तर वही परिकल्पना है। जो हम उस उत्तर की कल्पना करते हैं, जो शोध चल रहा है उसकी हम कल्पना करते हैं, जो प्रस्तावित उत्तर होता है वही क्या कहलाता है? परिकल्पना। चलिए आगे क्वेश्चन है कि व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। व्यापक मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है? कि छात्र के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। छात्र के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मतलब छात्र का जो मानसिक विकास है उसका मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्ष हैं उसका मूल्यांकन करने की दृष्टि से क्या किया जाता है? व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। आगे प्रश्न बनता है आपका कि मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष क्या है? संज्ञानात्मक मतलब ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक। मूल्यांकन के पक्ष कौन कौन से हैं? संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है कि प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो प्रश्नों के प्रमुख प्रकार हैं विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, स्मृति प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न इत्यादि। अगला प्रश्न है कि परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है। परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है? परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्य कुशलता से है, जो कार्य करे उस कार्य कुशलता से है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। आगे प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? कि विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान, मतलब त्वरित का मतलब तुरंत समाधान, उसके समान परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। मतलब विद्यालय में जो समस्याएं होती हैं उसका तुरंत समाधान मतलब त्वरित समाधान उसके समान परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। आगे प्रश्न है कि मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से तात्पर्य छात्रों के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन का भावात्मक पक्ष क्या है? कि छात्रों के भाव, रुचि, दृष्टिकोण, मूल्य, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति आदि का मूल्यांकन करना क्या है? मूल्यांकन का भावात्मक पक्ष।
अगला प्रश्न है कि आपका मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहभागी पक्ष से आपका क्या अभिप्राय है। मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है। तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के बाद भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिससे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के बाद क्या आता है, भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है। मूल्यांकन के जो पक्ष मैंने अभी बताए थे संज्ञानात्मक, उसके बाद क्या आता है भावात्मक, उसके बाद कौशलात्मक एवं उसके बाद व्यवहारात्मक, तो जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। युग्म मूल्यांकन में क्या होता है कि छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछकर सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। आगे है कि सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। सतत मूल्यांकन, सतत का अर्थ है कि निरंतर चलने वाला। सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे छात्र के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का लगातार मूल्यांकन होता रहे। तो निरंतर मूल्यांकन का आशय यही है कि सीखने सिखाने के साथ ये चलता रहता है, जिससे छात्रों के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य बताइए। व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है कि व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के सभी पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना है। क्या है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना क्या है? व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य। अगला प्रश्न है कि बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है। बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? बच्चे की जो अभिवृद्धि का आशय है कि बालक के डील डौल एवं भार में वृद्धि। जो अभिवृद्धि से क्या आशय है? बालक के डील डौल एवं भार में अभिवृद्धि। इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती हैं। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है, उसकी सीखने या स्मरण रखने तथा तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। तो मतलब जैसे ही बच्चे की जो मस्तिष्क है उसका भार बढ़ेगा या मतलब मस्तिष्क बढ़ेगा, तो उसकी अभिवृद्धि भी बढ़ेगी, मतलब उसकी सीखने, याद रखना, मतलब स्मरण करने या तर्क करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। तो जितना मस्तिष्क मजबूत होगा उतनी ही ये क्षमताएं अधिक होंगी। तो तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से क्या आशय है। तो मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय है कि जो दी गई सूचियां 2 या 2 से अधिक सूची हो सकती हैं, उसमें एक सूची का मिलान दूसरी सूची से किया जाए, मतलब जोड़ा बनवाया जाए, तो उसे ही कहते हैं जोड़ा बनाने वाले प्रश्न। क्या कहते हैं? जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों 2 या 2 से अधिक में एक सूची, मतलब जिसे आधार सूची कहेंगे, के एकांशों को दूसरी सूची जो प्रतिक्रिया सूची होती है, जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं, के एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनवाया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? जोड़ा बनाने वाले प्रश्न। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य क्या है। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा संस्था सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करने हेतु शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है। तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा, किसके द्वारा? शिक्षा जगत के लोगों द्वारा संस्था सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करने हेतु शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है। जो शिक्षा जगत में जो समस्याएं आ रही हैं उनका वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके जो समाधान किया जाता है उसको हम कहते हैं क्रियात्मक शोध का उद्देश्य। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध से क्या तात्पर्य है। क्रियात्मक शोध से क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध से आशय उस व्यवहारिक शोध से है
जिससे विद्यालय से संबंधी लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उसके द्वारा किया जाता है। मतलब क्रियात्मक शोध का आशय क्या है? उस व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधी लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। ये क्रियात्मक शोध का तात्पर्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं? न्यायादर्श से तात्पर्य किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे से समूह से है। किसे? उस छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। तो न्यायादर्श क्या है? किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे से समूह से है जिसका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या आशय है कि उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य अथवा व्यवहार को देखना, अवलोकित करना, जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन का आशय है कि उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य अथवा व्यवहार को देखना, अवलोकित करना, जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का क्या आशय है? तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से संकलित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि शून्य परिकल्पना का क्या अर्थ है? शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है। कैसी होती है? नकारात्मक परिकल्पना होती है, जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। तो शून्य परिकल्पना क्या है? एक नकारात्मक परिकल्पना होती है। इससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध के चरण बताइए। क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं? तो क्रियात्मक शोध के चरण हैं समस्या चयन, समस्या को परिभाषित करना, समस्या सीमांकन, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण, क्रियात्मक परिकल्पना निर्माण, अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, विश्लेषण या निष्कर्ष। ये क्या है? क्रियात्मक शोध के चरण। अगला प्रश्न है कि सतत तथा मूल्यांकन मतलब सतत तथा व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। चलिए आगे प्रश्न है कि निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। निबंधात्मक परीक्षा दो प्रकार की होती है, एक तो लघु उत्तरी, एक दीर्घ उत्तरी। कितने प्रकार की होती है निबंधात्मक परीक्षा? दो प्रकार की होती है, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। अगला प्रश्न है कि विश्वसनीयता किसे कहते हैं? विश्वसनीयता किसे कहते हैं? तो विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है। अर्थात यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो वह परीक्षण विश्वसनीयता कहा जाएगा। मतलब एक परीक्षा, किसी व्यक्ति की एक जो परीक्षा है उसको बार बार लिया जाए, रिजल्ट क्या निकले? वही रिजल्ट आए, बार बार वही रिजल्ट आए, तो उस परीक्षा को क्या हम कहेंगे? उस परीक्षण को क्या कहेंगे हम? विश्वसनीयता। आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को दिया जाता है? निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को दिया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर जटिल विषय वस्तु को सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता और कमियां परिलक्षित होती हैं। नैदानिक शिक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग किस मात्रा में सीखा गया है तथा कितना भाग छात्र सीखने में असमर्थ रहता है। निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में
छात्र की विशेषताओं तथा कमियों को व्यक्त करता है। यह परीक्षण विषय संबंधी कमियों का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं आपको ये सारे प्रश्न बेहतर से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है। मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है। तो मूल्यांकन से अभिप्राय मूल्य के अंकन से है। शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। तो शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्र के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं के किन्हीं गुणों या विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। तो शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्र के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों या वस्तुओं के किन्हीं गुणों या विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि परीक्षण का अर्थ बताइए। परीक्षण का अर्थ बताइए। तो परीक्षण का जो अर्थ है कि परीक्षण मापन के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकार, मतलब उपकार का मतलब छोटा कार्य, जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। परीक्षण का अर्थ क्या है। परीक्षण मापन के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक ऐसा उपकार है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। तब क्या किया जाता है, परीक्षण। तो परीक्षण का अर्थ आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है। क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र है कि समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। क्रियात्मक शोध का मतलब ही यही होता है कि समस्या हमारी और उस समस्या का समाधान स्वयं के द्वारा किस प्रकार करेंगे, यही क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक शोध क्या है। शैक्षिक शोध क्या है। तो शैक्षिक अनुसंधान छात्र अध्ययन, शिक्षण विधियों, शिक्षण प्रशिक्षण और कक्षा गतिकी जैसे विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है। जो शोध शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है उसे शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है। मतलब शैक्षिक अनुसंधान जो होता है छात्र अध्ययन, शिक्षण विधियों, शिक्षण प्रशिक्षण और कक्षा गतिकी जैसे विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है। जो शोध शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है उसे शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। मतलब जो शोध शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है उसे क्या हम कहते हैं, शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। तो आपके शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार से ही 50 अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने आपको विस्तृत में समझाने की कोशिश की। आपको यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व अपने साथियों के पास शेयर अवश्य करिएगा। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस अवश्य करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।